भी लाइट का ही चैप्टर है, तो आप तो यस 6 बजे ज्वाइन कर लेना फिर, ठीक है, आर्यन यस एंड सर। वामिका, क्योंकि फिर आपको मैं तब रिवाइज करवा दूंगा आपका पेपर का। और केशव आपका कब है बेटा पेपर? सर अभी डेट शीट नहीं आई। अच्छा, और कौन सा क्या सिलेबस है, सिलेबस पता है? यस सर। सर लाइट प्रोसेस, केमिकल और ये लाइट। लाइट है तो मतलब आपका भी हो गया ऑलमोस्ट सिलेबस। फिर सर और आप, सर आधा इलेक्ट्रिसिटी भी है। अच्छा फिर रुक जाओ आप, ठीक है। वंश आपका, आपका तो हो गया पेपर ना, ठीक है। आर्यन आपका, आपका तो चलो वो है, आप आराम से 6 o'clock ज्वाइन कर लेना आर्यन। अभी मैं इनको इलेक्ट्रिसिटी करवा देता हूँ इन बार। सर वैसे इलेक्ट्रिसिटी तो कर, सर आप इलेक्ट्रिसिटी क्लास में कराओगे ना? हाँ मैं तो कराऊंगा अभी, ये तो जो मैं एक्स्ट्रा पेपर करा। पेपर्स हैं जिनके उनके लिए आ सकते। हाँ उन्हीं के लिए है मेजरली। सर वैसे क्लास में हो चुका है, एक बार रिवीजन कर लीजिए मैंने। ठीक है बेटा, एक मिनट में कराता हूँ। जस्ट गिव मी 2 minutes। उस दिन मैंने आपको केशव, मैंने ना इनको एक फॉर्मूला करवाया था, मैं उसी के आगे से शुरू करवा रहा हूँ, ठीक है, मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा उसको। मैंने एक फॉर्मूला कराया था, दैट इज आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, जिसमें आई का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है बेटा, क्यू का मतलब होता है चार्ज, और टी का मतलब होता है क्या बच्चे, टाइम, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज और क्या, टाइम। इलेक्ट्रिक करंट बेटा क्या होता है यहाँ पे, दैट इज योर, दिट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कि मतलब चार्ज पर यूनिट टाइम को, कि चार्ज कितनी देर में एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, इसको बोलते हैं हम क्या, दैट इज योर इलेक्ट्रिक करंट विच इज फ्लो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्यू होता है चार्ज, चार्ज मतलब होता है बेसिकली कंबाइंड इलेक्ट्रॉन्स, आप कह सकते हो चार्ज इज अ कंबाइंड इलेक्ट्रॉन्स या पैकेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि कितने इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम क्यू कह सकते हैं। टी तो आपको पता ही है टाइम होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर्स, जिसको हम बोलते हैं एम्पियर है बेटा, और रिप्रेजेंट करते हैं ए से। चार्ज की यूनिट होती है बेटा कूलम्स, ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से। टाइम की यूनिट हम लेते हैं सेकेंड्स, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एस से। तो हमारे पास आ जाता है आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास एक पेपर में क्वेश्चन आता है, यार यूनिट्स डिफाइन करो,
1 एम्पियर को डिफाइन करो। तो हम क्या करते हैं, बहुत सिंपल सा तरीका होता है, जो भी आपको आई क्यू टी फॉर्मूला दिखाई दे रहा है ना, उसमें सारी टर्म्स को 1 1 कर दो। मतलब आई को 1 एम्पियर कर दो, क्यू को 1 कूलम कर दो, टाइम को 1 सेकेंड कर दो। कभी भी आपको किसी भी चीज की डेरी वो बताना आ जाए ना, मतलब उसका यूनिट को एक्सप्लेन करना आ जाए, उसका सिंपल तरीका होता है, कुछ नहीं करना होता, सिंपल सबको 1 कर दो, जो भी फॉर्मूले के अंदर है उनकी 1 1 वैल्यूज कर दो, यूनिटरी मेथड यूज करो। तो क्या बन गया, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम बाय 1 सेकेंड। बस इसको वर्ड्स में लिख दो। व्हाट इज 1 एम्पियर? व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज passes through a wire, obviously वायर के थ्रू जाएगा, in 1 second is known as 1 एम्पियर। समझ गए? तो इसी को रट्टा नहीं मारना, समझना है क्या है 1 एम्पियर। भाई 1 कूलम बाय 1 सेकेंड, 1 कूलम बाय 1 सेकेंड को वर्ड्स में तो लिख ही सकते हो, when 1 कूलम ऑफ चार्ज moves along a wire in 1 सेकेंड। कोई डाउट बेटा यहाँ तक? हाँ जी, कोई डाउट? when 1 coulomb of charge No, moves sir. along a wire in 1 second is called as 1 एम्पियर। उसको करंट को 1 एम्पियर कहते हैं। ठीक है, तो वो हो गया रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, हमने बस बात बता दी, ये डेफिनेशन हो गई खत्म। अब आगे चलते हैं हम। जैसे ही आपने ये करा बेटा, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी करा, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन कर ली, उसके बाद आपके पास एक चीज आती है जिसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस होती क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन देयर पोटेंशियल। एक जगह पे हायर पोटेंशियल है, दूसरी जगह पे लोअर पोटेंशियल है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल्स। क्लियर गाइस? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल, एक में ज्यादा है एक में कम है, तो इसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। दिस इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस। इसको क्या बोला जाता है बच्चे? पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या करती है? पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली क्रिएट्स अ पर्टिकुलर स्टेट और मीडियम सो दैट कि आपके चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह पे जा सके। यार ये कुछ ऐसा है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये एक वायर है, इस वायर में इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, मैं भी जानता हूँ आप भी जानते हो, लेकिन वो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे कैसे जाएं, उनको पहुंचाने के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा, आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी, आपको पुशिंग फोर्स देनी पड़ेगी, तभी ये मूव करेंगे, नहीं तो मूव नहीं करेंगे एक जगह से दूसरी जगह। ये कुछ ऐसा है, सपोज करो कि आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रॉ। अब स्ट्रॉ के दो एंड्स होते हैं, एंड ए एंड बी। तो अपने आप कोल्ड ड्रिंक नीचे से ऊपर नहीं जाने लग जाती कि भाई, ऐसा नहीं होता कि भाई आपने पाइप डाली, ओहो कोल्ड ड्रिंक बाहर निकलने लग गई है। दिस डजंट हैपेंस लाइक दैट। आपको क्या करना पड़ता है? एक पुशिंग फोर्स लगानी पड़ती है ए पॉइंट के ऊपर जो बाहर होता है, और जब आप उस पर पुशिंग फोर्स लगाते हो तो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है दोनों पॉइंट्स में, ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे। अब बी से ए में ट्रैवलिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि ए की तरफ आप खींच रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, एनर्जी लगा रहे हो, और बी से कोल्ड ड्रिंक के मॉलिक्यूल्स की ट्रैवलिंग क्या हो जाती है? शुरू हो जाती है। अब जितनी पुशिंग फोर्स लगाओगे उतनी तेज कोल्ड ड्रिंक आएगी, कि जितनी कम पुशिंग फोर्स लगाओगे उतनी धीरे धीरे कोल्ड ड्रिंक आएगी। अब पीने को तो बंदा पाइप से लगा रहा है, 2 घंटे भी लगा रहा है, नहीं खत्म होगी, आराम आराम से सिप सिप करते रहो। लेकिन खत्म करने को तो आप 1 मिनट के अंदर भी कर सकते हो, एक ही बार में सारी खींच लो। समझ गए बात? हाँ जी बेटा, बात समझ आई? तो ये होती है पुशिंग फोर्स। अब बिना इस पुशिंग फोर्स के मूवमेंट नहीं होगा, तो यही होता है पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? इट इज वर्क डन टू मूव अ चार्ज। इट इज वर्क डन टू मूव अ चार्ज। कितना काम करोगे कि चार्ज मूव करने लग जाए, जितना ज्यादा काम करोगे उसी के ऊपर डिपेंडेंट है कि चार्ज मूव करेगा। अब ये वर्क डन क्या होता है? वर्क डन इज बेसिकली एनर्जी, इट्स यूनिट इज जूल, चार्ज इज दैट इज कूलम्स, ठीक है, और वोल्टेज की यूनिट क्या हो जाती है? 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल बाय 1 कूलम। एक बार मैं दोबारा बता दूं, मैंने थोड़ा जल्दी बता दिया आपको। देखो बच्चे, V क्या होता है? V इज वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन अपॉन चार्ज, जितना काम करोगे उतनी जल्दी चार्ज आपका ऊपर जाएगा। तो V इज इक्वल टू वर्क डन को हम लिखते हैं W, चार्ज को लिखते हैं हम Q। तो V इज इक्वल टू W अपॉन Q। V इज इक्वल टू क्या बेटा? W अपॉन Q। क्लियर? where W is work done, Q is charge, V is potential difference। क्लियर? अब मेरे को इनकी यूनिट्स डिफाइन करनी है। वर्क डन की यूनिट होती है 1 जूल्स,
1 जूल। चार्ज की यूनिट होती है 1 कूलम, और पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है 1 वोल्ट, उसको भी V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो व्हाट इज 1 वोल्ट? 1 वोल्ट इज 1 जूलम बाय 1 कूलम। अब इसको वर्ड्स में कैसे लिखोगे यार? जब तुम 1 जूल का काम करोगे और उस 1 जूल के काम के चक्कर में 1 कूलम ऑफ चार्ज एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल कर जाएगा, तो हम उसे 1 वोल्ट कहेंगे। इसका मतलब क्या है बच्चे? सपोज करो ये वायर है, मान लेते हैं 1 कूलम जो है एक पैकेट ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इस पैकेट ऑफ इलेक्ट्रॉन को पॉइंट ए से पॉइंट बी को तरफ भेजने में आपको कितनी एनर्जी चाहिए? 1 जूल की एनर्जी चाहिए। कितनी एनर्जी चाहिए? 1 जूल की एनर्जी चाहिए। जब आप 1 जूल का काम करोगे, धक्का मारोगे 1 जूल का, तो एक पैकेट ए से बी पे पहुंच जाएगा। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? बात समझ आई? तो ये होता है दैट इज योर पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो आपने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया ना, एक जगह पे आप वर्क कर रहे हो, एक जगह पे आप फोर्स लगा रहे हो, दूसरी जगह पे नहीं है, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, ट्रैवलिंग शुरू हो गई। तो दिस इज व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस इज, वर्क डन अपॉन चार्ज, दैट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ चार्ज। अब इसी का पैसा गवर्नमेंट लेती है आपसे। आप अपने घर के अंदर ले आए, मतलब वायर्स खरीद लाए, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपके अप्लायंसेस भी अपने हैं, लेकिन उन वायर्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स को मूवमेंट करना है उसके लिए तो वर्क डन करना पड़ेगा, उसके लिए तो पुशिंग फोर्स चाहिए। वो पुशिंग फोर्स कौन देगा? वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज अप्लाइड टू मूव अ चार्ज। ठीक है, वर्क डन टू मूव अ चार्ज, दिस इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। दिस इज नोन एज क्या बच्चे? पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर गाइस? एनीबॉडी एनी डाउट्स है? जल्दी जल्दी बताओ बेटा, कोई डाउट्स है? दोबारा समझना है, दोबारा समझ लो। हाँ जी बेटा। नो सर, क्लियर है। क्लियर है? चलो आगे। तो बच्चे ये वर्क डन अपॉन चार्ज समझ आ गया, 1 जूल बाय 1 कूलम भी समझ आ गया, यूनिट्स भी आप अब बता सकते हो। अब हम लास्टली पे पहुंचते हैं किसके ऊपर? लास्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज योर ओम्स लॉ। क्या है? ओम्स लॉ। ओम्स वाज अ साइंटिस्ट, ठीक है, साइमन ओम्स इनका नाम था। इन्होंने एक लॉ बनाया। इनकी लॉ का क्या डेफिनेशन थी? बहुत सिंपल सी थी। इन्होंने कहा कि पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होती है। इनका सिंपल सा बात थी, कह रहे आप जितनी पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे उतना फ्लो होगा। ठीक है, मोर द पोटेंशियल डिफरेंस मोर इज द फ्लो। बच्चे यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी है। प्रोपोर्शनैलिटी और इक्वालिटी में बहुत फर्क होता है। प्रोपोर्शनैलिटी आपको ये शो करती है कि एक बढ़ाओगे तो दूसरा उतना बढ़ेगा, ये डायरेक्ट रिलेशन में है, क्योंकि वी भी न्यूमिनेटर में है, आई भी न्यूमिनेटर में, तो दोनों न्यूमिनेटर में, तो डायरेक्ट रिलेशन कहते हैं इसे। तो एक को बढ़ाओगे दूसरा बढ़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 3 चॉकलेट्स, मैं 3 चॉकलेट्स खाता हूं और केशव 2 टॉफीज खाता है। तो अगर मैं 6 चॉकलेट्स खाऊंगा तो केशव दैट इज योर 4 टॉफीज खाएगा। अगर मैं सपोज करो 9 चॉकलेट्स खाऊंगा तो केशव 6 टॉफीज खाएगा। तो हो क्या रहा है? अगर मैं अपनी चॉकलेट्स को दैट इज योर नंबर बढ़ा रहा हूं, तो उसके साथ साथ डायरेक्टली केशव का भी नंबर बढ़ रहा है। तो केशव की टॉफीज और मेरी चॉकलेट्स एक दूसरे के साथ क्या है? डायरेक्ट रिलेशनशिप में, जिसको प्रोपोर्शनल कहते हैं। इक्वल नहीं है, चॉकलेट्स और टॉफीज इक्वल नहीं हुई हैं, लेकिन जितना मेरे में इंक्रीमेंट आता है उतना ही इंक्रीमेंट किस में आता है? केशव में आता है। उतना ही कितना आता है? केशव में। बट दे आर नॉट इक्वल, बट दे आर इंक्रीमेंटल। एक बढ़ेगा दूसरा भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन। तो उसने सिंपल सी बात करी, उसने कहा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओ करंट बढ़ जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस जितना करोगे करंट उतना ज्यादा आएगा। सिंपल बात है, सही बात है। वर्क डन ज्यादा करोगे फिर चार्ज ज्यादा फ्लो करेगा। धक्का ज्यादा मारोगे तो पैकेट ज्यादा फ्लो करेंगे, है ना बेटा? अगर आप कम पीछे से कम वर्क डन करोगे तो भाई कम इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, ज्यादा वर्क डन करोगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। जितना तुम धक्का मारोगे उतनी ट्रैवलिंग होगी बेटा। सेम चीज उसने यहाँ पर बोली, कह रहा भाई पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा तो भाई फ्लो भी ज्यादा, पोटेंशियल डिफरेंस कम तो फ्लो भी कम। सिंपल सा लॉजिक है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम आई भाई ये पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा, करंट तो ज्यादा, ठीक है, लेकिन ये करंट है क्या? करंट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स किस में प्रेजेंट है? ये तो वायर में प्रेजेंट है। वायर को क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं। लेकिन अगर सपोज करो वायर में ही गड़बड़ हुई, वायर में कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो
तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने से फायदा क्या? इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और करंट तो डायरेक्टली रिलेटेड है, लेकिन एक और फैक्टर है जिसके ऊपर करंट का फ्लो दैट इज योर बेस करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। वो डिपेंडेंट होती है वायर पे, वो डिपेंडेंट होती है वायर पे, कि वायर लंबी ले रहे हो कि छोटी ले रहे हो, वायर मोटी ले रहे हो कि वायर पतली ले रहे हो। तो बड़े सारे फैक्टर्स होते हैं कि आपकी वायर कैसी है, ठीक है। तो इसलिए उसने कहा कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, नो डाउट। लेकिन जब आप इस प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में चेंज करते हो तो मैथ्स का एक रूल है, हम एक कांस्टेंट यूज करते हैं। yes, we use a constant, you must be knowing about that कि we use a constant। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I में जब आप प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में चेंज करोगे तो एक कांस्टेंट आता है जिसको बोलते हैं R, which is known as resistance, which is known as resistance, and this resistance is dependent on the wire। आप कौन सी वायर यूज कर रहे हो उस पर डिपेंडेंट होता है। ये मेजरली 3 फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है, रेजिस्टिविटी, लेंथ और एरिया। मतलब वायर कौन से मटेरियल की है, भाई गोल्ड की वायर यूज कर रहे हो, सिल्वर की वायर यूज कर रहे हो, प्लास्टिक की वायर यूज कर रहे हो। सपोज करो तुम कह रहे हो भाई पोटेंशियल डिफरेंस तो सर मैं पूरा लगा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन वायर मैंने प्लास्टिक के लिए है, तो मैं कहूंगा भाई तू जो मर्जी कर ले, पोटेंशियल डिफरेंस तो दुनिया भर का लगा ले, इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं करेंगे, फ्लो होगा ही नहीं, क्योंकि भाई तेरी जो वायर है वो प्लास्टिक की है और प्लास्टिक इज अ इंसुलेटर। तो इसलिए रेजिस्टेंस का टॉपिक आया कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस तो तुम लगा रहे हो, लेकिन अगर तुम वायर ही प्लास्टिक की यूज करो तो बच्चे फ्लो ही नहीं होगा। समझ आई बात? तो ये जो रो होता है ये शो करता है नेचर ऑफ द मटेरियल, कि मटेरियल कौन सा यूज कर रहे हो, प्लास्टिक यूज कर रहे हो, गोल्ड यूज कर रहे हो, सिल्वर यूज कर रहे हो, कॉपर यूज कर रहे हो, उस पर भी बहुत डिपेंडेंट है, ठीक है। ऐसे नहीं कि कोई भी मटेरियल लकड़ी लेकर बैठ गए और तुम कह रहे हो हाँ जी सर मैंने तो इसमें ना बड़ी मस्त मस्त बैटरियां जोड़ दी हैं ए में और बी में, अब देखना फ्लो बहुत तगड़ा होगा। फ्लो होगा ही नहीं, क्योंकि लकड़ी इंसुलेटर है, उसका उसका नेचर ऑफ मटेरियल ही नहीं है करंट को फ्लो करने वाला, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने वाला, तो काम ही नहीं बनेगा। तो रेजिस्टेंस एक तरह से आपके जो कंडक्टर्स हैं उस पर डिपेंडेंट होती है, और डिपेंडेंट होती है उसकी लेंथ पे, भाई कितनी लंबी वायर ले रहे हो। अगर लंबी वायर लोगे तो बेटा फ्लो में तो टाइम लगेगा ना। राइट और रॉन्ग गाइस? व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इट इज फ्लो पर यूनिट टाइम। तो अगर आपने बहुत लंबी वायर ली तो भैया फ्लो तो आपका बड़े को टाइम लगेगा, इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह से दूसरी जगह में जाने में टाइम लगेगा। इस पर हम बहुत डिस्कशन करेंगे। लास्टली एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन होता है बच्चे की भाई छोटा मुंह है वायर का कि मोटा मुंह है, तो उस पर भी बहुत डिपेंडेंट होता है। तो रेजिस्टेंस इज डिपेंडेंट ऑन द वायर, कि कौन सी वायर यूज कर रहे हो या कौन सा कंडक्टर यूज कर रहे हो, उस पर डिपेंडेंट होता है। तो उसने बोला कि V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, और इसी को हम बोलते हैं क्या? ओम्स लॉ। क्या बोलते हैं इसे? ओम्स लॉ। V इज इक्वल टू आई आर। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे फ्लो बढ़ेगा, नो डाउट, लेकिन फ्लो एक और चीज पर डिपेंडेंट है, आउटर मटेरियल क्या यूज कर रहे हो, कंडक्टर यूज कर रहे हो, इंसुलेटर यूज कर रहे हो, इन चीजों पर बहुत डिपेंडेंट। तो इसको बोलते हैं बच्चे क्या? ओम्स लॉ। क्या बोलते हैं इसे? ओम्स लॉ। हाँ जी, एनीबडी एनी डाउट्स हियर? श्योर? गुंतास आपको क्लियर हो गया ओम्स लॉ क्या होता है बेटा? यस सर। केशव आपको क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, बस यहीं तक आ रहा है ना आप लोगों का? हाँ जी बेटा, आपका यहीं तक आ रहा सर है? मेरा तो पूरा चैप्टर आ रहा है। पूरा आ रहा है? अरे उसमें टाइम लगेगा फिर। और ये केशव आपका यहीं तक आ रहा है? सर एक टॉपिक आगे है, उधर वहां तक आ रहा है। कहाँ तक? सर वन मोर टॉपिक है सर इसके बाद का। वो तो नहीं है रेजिस्टेंस क्या होती है? यस सर। ठीक है, मैं उसको भी बता देता हूँ। चलो मैं पहले आज में तुम्हारे को एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ इसकी, फिर मैं तुम्हारे को एक बार क्लियर कर दूंगा। देखो बच्चे, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आप अपने स्कूल में पढ़ोगे, अपनी टीचर से पढ़ोगे, ठीक है, जिससे मर्जी पढ़ोगे, आपको कंफ्यूज कर देंगी वो, क्योंकि आधी दुनिया को रेजिस्टेंस समझ ही नहीं आता रेजिस्टेंस होता क्या है, ठीक है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस ये मेरे को भी नहीं, पहले जब मैं पढ़ाता था ना, मैं भी इसको जैसे हमारे स्कूल की टीचर ने पढ़ाया, मैं भी बिल्कुल वैसे ही पढ़ाता था। स्कूल की जैसे नाम है ना रेजिस्ट करना, रेजिस्ट मतलब रोकना,
तो माइंड में यही पिक्चर बनती है। टीचर भी जब समझाती थी हम यही समझते थे। अब क्या होता था कि धीरे धीरे पढ़ाते पढ़ाते उसको और समझते समझते एक तरह से मैं इसके एंड पॉइंट पे पहुंच गया कि एक्चुअली में होता क्या है। जितना हमारी टीचर्स पढ़ा रही थी, जो हमें समझ आता है, टीचर शायद सही भी पढ़ा रही हो, हम उसको ग्रैब नहीं कर पा रहे होते, शायद ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन आपको बड़े ध्यान से समझना, रेजिस्टेंस का कहीं मतलब ये नहीं है कि रोकना। यहाँ पे वर्ड इज रॉन्ग, ये वर्ड बहुत गलत है कि रेजिस्टेंस का मतलब रोकना होता है। नहीं बच्चे, आप एक सिंपल सी बात बताओ मुझे। एक ये पाइप है, ठीक है, आप इस पाइप में यहां से पानी भेजते हो पॉइंट ए से, और ये पॉइंट बी से सपोज करो आपने 1 लीटर पानी भेजा, तो बी पॉइंट से कितना पानी बाहर निकलेगा बेटा? बी पॉइंट से कितना पानी बाहर निकलेगा? अगर आप ए से 1 लीटर पानी डालते हो तो बी से कितना बाहर निकलेगा एक पाइप में? सर उतना ही या फिर थोड़ा सा कम। क्यों कम? क्यों कम? कम क्यों? सर क्योंकि सर उसके आसपास लग जाएगा उस पाइप। अच्छा, वो मतलब आप कह रहे हो कि मान लेते हैं उस वाले को हटा देते हैं बच्चे। सपोज करो कि भाई वो स्मूथ है, उसमें नहीं चिपकता पानी, मान लेते हैं एंटी वो है कि मतलब उसमें दैट इज स्टिक नहीं होता, एंटी स्टिक है सपोज करो, ठीक है केशव? हाँ क्या कह रहे? हाँ मान लो ये है फोबिक है, ठीक है, हाइड्रोफोबिक है। तो अब बताओ 1 लीटर डालोगे तो बी में कितना पानी बाहर निकलेगा बी से? 1 लीटर। 1 लीटर, ठीक है। तो बच्चे, पानी कहीं बीच में तो नहीं रह रहा। अगर पानी बीच में स्टोर होता तो कहीं ना कहीं से तो पाइप फट जाती, राइट और रॉन्ग? तो आप लोग ये भी तो सोचना, ये वायर के अंदर अगर आप सपोज करो यहाँ से 1 कूलम ऑफ चार्ज, या मतलब मान लो आप क्या कहते हैं, सपोज करो 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भेजते हो, तो इस पॉइंट से भी 1 कूलम भी बाहर निकलेगा। ये नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन्स बीच में रुक गए, जो जिसको आप समझते हो रेजिस्टेंस की, रेजिस्ट कर दिया उसने, उसको रोक दिया, वो एक तरह का रुकावट है। नहीं, वो उतने ही इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे जितने ए से जाएंगे, उतने ही बी से बाहर भी निकलेंगे। तो फिर ये रेजिस्टेंस क्या करती है? रेजिस्टेंस सिर्फ टाइम बढ़ाती है कि भाई 1 कूलम ऑफ चार्ज अगर ज्यादा टाइम लेगा, समझना बच्चे, अगर 1 कूलम ऑफ चार्ज पॉइंट ए से पॉइंट बी पे निकलने के लिए ज्यादा टाइम लेगा, तो करंट पे असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? फ्लो ऑफ चार्जेस पे असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? मतलब पर यूनिट टाइम के हिसाब से अगर आप देखोगे तो करंट पे असर पड़ने लग जाएगा अगर टाइम इंक्रीज कर दो तो ये काम करती है रेजिस्टेंस, इट बेसिकली इंक्रीजेस द टाइम। क्लियर? तो रेजिस्टेंस इज देयरफॉर डिपेंडेंट ऑन 3 फैक्टर्स, रो, एल एंड ए, एंड वन मोर फैक्टर इज देयर, बट वी नॉट डिस्कस दैट पर्टिकुलरली। तो रेजिस्टिविटी, लेंथ और क्या, एरिया। अब सपोज करो एक वायर है, वो लंबी है, और एक वायर छोटी है, इसके 2 एंड्स हैं, ए और एक है बी, एक है एक्स और एक है वाई। यहां से भी मैं 1 कूलम ऑफ चार्ज को भेजता हूं, यहां से भी मैं 1 कूलम ऑफ चार्ज को भेजता हूं। बच्चे, यहां पे मेरा 1 कूलम चार्ज बी पे पहुंचता है कितनी देर में? 10 सेकेंड्स में। और यहां पे मेरा 1 कूलम ऑफ चार्ज पहुंचता है वाई में, दैट इज इन कितने सेकेंड्स में? 1 सेकेंड में। तो आप मुझे बताओ करंट किसका ज्यादा होगा? विच हैज द मोर फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम। तो अगर सपोज करो इसका हम करंट निकालते हैं तो क्या आएगा? I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू कितना है? 1 कूलम। टाइम कितना है? 10 सेकेंड्स। तो क्या आंसर आएगा? 0.1 एम्पियर। समझ आई बात बेटा? क्लियर? दूसरे वाले के केस में देखते हैं कि भाई यहाँ पे I क्या होगा? 1 कूलम बाय 1 सेकेंड, दैट इज योर 1 एम्पियर। ठीक है? तो नीचे वाले में करंट ज्यादा है, ऊपर वाले में करंट क्या है? कम। लेकिन दोनों केसेस में इलेक्ट्रॉन्स तो क्या भेजे थे बच्चे आपने? सेम भेजे थे। अब बस वायर जो ऊपर वाली है वो लंबी है, तो रेजिस्टेंस बढ़ गया। समझ आई बात? तो रेजिस्टेंस बढ़ गया मतलब टाइम बढ़ गया फ्लो होने में। तो फ्लो होने में टाइम बढ़ गया तो करंट कम हो गया, क्योंकि करंट क्या है? दैट इज क्यू बाई टी। अगर टाइम बढ़ाओगे फ्लो कम हो जाएगा। क्लियर? सिमिलरली नीचे क्या है? छोटी वायर थी, ठीक है, छोटी वायर थी तो टाइम क्या लगा? कम लगा। सेम चार्ज को फ्लो करने में करंट ज्यादा हो गया। समझ गए? अंडरस्टूड गाइस? अब इसके अंदर सपोज करो आपने यहाँ पर एक बल्ब लगाया हुआ था, उस बल्ब के अंदर फिलामेंट था। अब फ्रीक्वेंसी बहुत तेज है ना, तो फिलामेंट जो है वो जल्दी जल्दी से उस पर स्ट्राइक करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, और फिलामेंट ग्लो करने लग जाएगा। ठीक है, ज्यादा जल्दी। अब यहाँ पर करोगे तो टाइम लगेगा फिलामेंट को हिट करने में, इलेक्ट्रॉन्स को पहुंचने में वहां तक।
हिट करने में, तो इतना ज़्यादा ग्लोइंग इफेक्ट शायद आपको ना मिले। क्लियर गाइज? तो दिस इज बेसिकली रेजिस्टेंस इज ऑल अबाउट। क्लियर? समझ आया? रेजिस्टेंस स्टॉप नहीं कर रहा, टाइम बढ़ा रहा है। ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो टाइम बढ़ जाएगा, ज़्यादा छोटा हो जाएगा तो ऑब्वियसली टाइम कम लगेगा इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह से दूसरी जगह पे जाने में। दूसरा फैक्टर जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड होती है, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। इफ यू इंक्रीज द लेंथ, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। मतलब इफ देयर इज मोर लेंथ ऑफ द वायर, देन charge will take more time to reach from one point to another, and therefore the resistance will increase. Similarly, the resistance is dependent on area of the cross section. Guys, बहुत सिंपल है। आप सपोज करो मेट्रो से जा रहे हो, तो मेट्रो में वाइड ओपन डोर्स होते हैं, और आप बस से जा रहे हो, बस में पतले पतले से दरवाजे होते हैं। आग लग जाए, किस में आसानी से निकल जाओगे? किस में आपका फ्लो अच्छा होगा, मेट्रो में के बस में? हाँ जी बेटा, मेट्रो में फ्लो अच्छा होगा अगर आग लग जाए कि बस में? मेट्रो में। क्यों? क्योंकि इसके डोर्स वाइड ओपन है। सेम चीज यहां पर है। अगर कोई वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा है, मतलब वायर मोटी चौड़ाई में, तो ऑब्वियसली वहां पर इलेक्ट्रॉन्स आराम से फ्लो करेंगे। तो रेजिस्टेंस